सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस 11th एंड 12th बाय अनअकैडमी। क्या हाल चाल? क्या आप लोगों को मेरे पिछले दो लेक्चर्स बढ़िया तरीके से समझ में आ गए थे? चलिए ग्रेट। तो आज हम लोग हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन जो बच्चा आज मुझसे YouTube पर पढ़ रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, गाइस एक बहुत धांसू खबर आ गई है आप लोगों के लिए। और वो धांसू खबर क्या है? वो धांसू खबर ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेस को, जो एक्चुअली पेड होते हैं, उसको अब आप लोग फ्री में एक्सेस कर सकते हो। यानी 7 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हो। यानी 7 दिनों तक आप अनअकैडमी पर हमारी किसी भी टाइप की प्लस क्लास को, जिसके लिए नॉर्मली एक बच्चा पे करके आता है, आप फ्री में देख सकते हो। इनफैक्ट इसे द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल बोला जा रहा है। और अगर आप अपने सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये ऑफर है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस ऑफर को अनलॉक करने का केवल 3 दिन का ही विंडो है। यानी अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हो 7 दिन तक फ्री, तो 1 मई, 2 मई और 3 मई, ये 3 दिन के अंदर अंदर आपको अनअकैडमी पर रजिस्टर करना पड़ेगा। सब कुछ फ्री है, लेकिन आपके पास में केवल 3 दिन की विंडो। यानी अगर आपने 7 दिन के फ्री ट्रायल के लिए 3 मई को एनरोल करा, तो 3 मई, 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई, आप 9 मई तक आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। आप यहां पर जितने भी टॉप एजुकेटर है हमारे जैसे, उन सब के साथ पढ़ सकते हो। आप लोगों को स्टडी मटेरियल, क्लास के बाद क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास में दिए गए नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। आपको सारे टेस्ट, प्लानर, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप कुछ भी चाहें वो सब यहां पर कर सकते हैं। तो आप अभी एनरोल कर लीजिए। और एनरोलमेंट करने के लिए आपसे कोड पूछा जाएगा और वो कोड आपको लगाना पड़ेगा MP20। ये कोड लगाने के बाद ही आप एक्सेस कर पाओगे। अगर आपने ये कोड नहीं लगाया तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए। तो ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल इज हियर। 7 डे फ्री ट्रायल अनअकैडमी पर अवेलेबल है। 1 मई से ये स्टार्ट हो रहा है। यानी आप लोगों को MP20 कोड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फटाफट से कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हम लोग हमारा पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं एटम्स। चलिए, तो आज से लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एटम्स। एटम्स क्या होते हैं गाइस? एटम्स के बारे में वैसे तो आप लोगों को ऑफिशियल रिटन डेटा डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के फॉर्म में मिलेगा, जो हम पढ़ेंगे भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने में यूजुअली जितनी भी टीचिंग होती थी वो ओरली होती थी। यानी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो और आपने सुनने के बाद उसको याद करा एंड अपने नॉलेज को मैंने आपको दिया, फिर आपने आपका नॉलेज अपने आगे आने वाली जनरेशंस को दिया। यानी पहले सब कुछ वर्बली चलता था, रिटन डॉक्यूमेंटेशंस बहुत कम होते थे। इस वजह से 2 ग्रेट फिलोसोफर, जिसमें एक हमारे इंडियन फिलोसोफर थे एक हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, यानी हमारे एक महर्षि थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। जिनका नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों? महर्षि कनाड। ये जो महर्षि कनाड थे, ये इन्होंने लगभग 390 बीसी के आसपास, लगभग 390 बीसी के आसपास इन्होंने एक बात हमें बताई थी कि हमारे आसपास मौजूद जितनी भी चीजें हैं, अगर हम उन्हें तोड़ना शुरू कर दें, तोड़ते चले तोड़ते चले तोड़ते चले, तो अल्टीमेटली हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसे हम तोड़ नहीं सकते। और वो अनडिविजिबल, अनब्रेकेबल, नॉन कटेबल जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया अपने नाम के ऊपर, कनाड से निकला कण। उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया कण। क्या ये बात समझ में आई? तो ही नेम्ड, so basically what he did, he named that undivisible, non-cuttable या अनकटेबल पार्टिकल एस कण।
उसको क्या नाम दिया इन्होंने? कण, जिसे आप हिंदी में कण लिखते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वो साइंटिस्ट थे। इन्हीं के पैरेलल एक ग्रीक फिलोसोफर भी थे, इन्हीं के पैरेलल एक ग्रीक फिलोसोफर भी थे, और वो ग्रीक फिलोसोफर का नाम था डेमोक्रिटस। उस ग्रीक फिलोसोफर का नाम था डेमोक्रिटस। तो ये जो डेमोक्रिटस नाम के ग्रीक फिलोसोफर थे, इन्होंने लगभग 420 बीसी के आसपास सेम बात बोली थी, और इन्होंने कहा था कि वो अगर आसपास हमारे मौजूद हम किसी भी चीज को तोड़ना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली हमारे पास में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। सो ही नेम्ड दैट पार्टिकल एज एटोमियो। इन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? इन्होंने उस पार्टिकल को नाम दिया एटोमियो। जब आप इस एटोमियो को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो ए स्टैंड्स फॉर अन, एंटोमियो मतलब कट। आपने देखा होगा ना, वो इंग्लिश में आप लोग जैसे पढ़ते हो वेसेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी यानी वास्ट डिफरेंस को कट कर देना। ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूब यानी आपकी फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना। तो बेसिकली बायोलॉजी में सर्जरी या कट करने के लिए टॉमी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टॉमी भी एक ग्रीक वर्ड ही है। तो ये टॉमियो मतलब कट, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जिसे आप काट नहीं सकते, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, जिसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों जो फिलोसोफर्स थे, इनकी पूरी की पूरी जो बातें थी वो केवल वर्बल थी, इनकी थ्योरी केवल वर्बल थी। इन्होंने ये सारी बातें केवल बोल के बताई, इसलिए साइंटिस्ट इनके बारे में कभी ये नहीं मानते कि इन लोगों ने एटम के बारे में कभी बताया था। इसीलिए सारा क्रेडिट दिया जाता है एटम का डाल्टन को। इसीलिए सारा का सारा क्रेडिट डाल्टन चाचा को जाता है एटॉमिक थियरी देने का। तो हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो इन्होंने लगभग 1800 से लेकर 1803 के बीच में दी थी। अलग अलग किताबें अलग अलग डेट बोलती है, लेकिन अपने को डेट वेट से कोई मतलब नहीं होता, अपने को मेन थियरी पे जाना होता है। सो डाल्टन ने सबसे पहला पॉइंट बताया दैट मैटर, आपके आसपास इस दुनिया में जो भी मैटर है इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एटम्स। फिर इन्होंने एटम के बारे में क्या बोला? एटम जो होता है इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर। यानी वही, अगर आप एक मैटर को तोड़ना चालू कर दोगे तो मैटर का जो अल्टीमेटली सबसे छोटा पार्टिकल निकल कर आएगा, वो सबसे छोटा पार्टिकल कहलाएगा आपका एटम। अच्छा, इन्होंने ये भी बात बोली दैट एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को ना बनाया जा सकता है ना तोड़ा जा सकता है, बट only can be converted from one form to another during a reaction। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये अपने फॉर्म बदल सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से बनाए या नहीं जा सकते। ठीक है, इनफैक्ट फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, ऐसा बोल सकते दे कैन ओनली बी रीऑर्गेनाइज्ड। मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, दे कैन ओनली कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग अ रिएक्शन। यानी कि अगर आपके पास में एक एटम शुरुआत में केवल हाइड्रोजन के रूप में है, एक एटम केवल ऑक्सीजन के रूप में है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ के वाटर बना सकते हैं। तो वाटर हाइड्रोजन के लिए भी, वाटर ऑक्सीजन के लिए भी एक नया फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वाटर एक नया एटम है। नहीं,
वाटर के अंदर हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, बस वो रीऑर्गेनाइज हो गए। पहले हाइड्रोजन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला था, अब दोनों भाई भाई साथ में हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने नया एटम बना दिया या पूरा ना तोड़ दिया, नहीं, एटम ना तो नया बन सकता है ना तो टूट सकता है, ठीक है। अच्छा, बहुत दिल दहला देने वाली बात, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी। मतलब दिल दहल गया तुम्हारा, हार्ट बीट फास्ट हो गई कि अगर मेरे पास में ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है तो उस ऑक्सीजन नाम के एलिमेंट के अंदर जितने ऑक्सीजन के एटम होंगे सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। भाई सीधी सी बात है, हमको भी मालूम है ऑक्सीजन एलिमेंट बना ही क्यों, उसके एटम्स की वजह से। उसके एटम्स की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तभी तो वो सारे एक जैसे एटम ऑक्सीजन कहलाए। तो दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। वाइल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements have different properties, have different properties, different elements की properties different होगी। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। और आखिरी वाला पॉइंट तो कोई ये नहीं बोलेगा कि चोरी का माल है, वैसे चोरी का माल तो मेरे को ये भी लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चीटिंग करता है डाल्टन, चीटिंग करता है। तो डाल्टन की चीटिंग पकड़ी गई। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चीटिंग कर रहा है। अगला पॉइंट देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स can combine to form compounds, but in a fixed ratio, law of constant proportion की कॉपी। हाँ, चीटिंग करता है, झूठ बोलता है डाल्टन। क्या बोल रहा है ये, एटम जो कि अलग 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 एलिमेंट के हैं वो कंबाइन कर सकते हैं, क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। और वो कंपाउंड कब बनेगा, जब इनका रेशो फिक्स होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 के रेशो में कंबाइन होंगे तो वाटर बन सकता है, लेकिन 2 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन कंबाइन हो ये फिक्स है। तो भाई साहब ये है आपके डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी, देख लो इसको। कोई परेशानी आ रही हो मुझसे तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ताकि अगली क्लास लेने के पहले मैं आपके परेशानी, आपके दुख, आपकी दर्द, आपकी पीड़ा को दूर कर सकूं। चले गाइस, डॉन हो गो, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे ही लोगों को एटम के बारे में मालूम पड़ा, साइंटिस्ट को एटम के बारे में मालूम पड़ा कि एटम क्या है, तो एटम को ये लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर, atom is the smallest part of the matter that cannot be further divided, जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको अपन बोलते हैं एटम। तो लोगों को ऐसा कीड़ा काटा कि भैया अगर हमें एटम के बारे में मालूम पड़ा तो हमें एटॉमिक मास के बारे में भी बताइए कि भैया ये एटम का मास क्या होता होगा। तो पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, आज का जमाना तो बहुत मॉडर्न है। देखो आज का जमाना तो अपना इतना मॉडर्न है कि मैं क्या बताऊं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों आज का जमाना, आज के जमाने में हमारे पास में एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं मास
स्पेक्ट्रोमीटर। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, ये एक प्रकार की डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होती है। ध्यान से सुनना, मैं लिखवाऊंगा कुछ नहीं, केवल नॉलेज के लिए दिमाग में फीड होना चाहिए। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक प्रकार की डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। सर डिस्ट्रक्टिव टेक्निक मतलब क्या? आप जब इस मशीन के अंदर सैंपल रखोगे, वो सैंपल आपका पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा, आप उस सैंपल को कलेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे आपका ब्लड टेस्ट, भाई आपका ब्लड निकाला, वो मशीन में डाल के सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उससे आपका डेटा मिल जाता है, ब्लड को फेंक देते हैं। क्या ऐसा होता है क्या कि रिपोर्ट्स आने के बाद वो तुम्हारी ब्लड की बोतल तुम्हें वापस दे दे, ले भाई तेरा खून है वापस पी जा? नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। लेकिन आपका एक्सरे डिस्ट्रक्टिव टेक्निक नहीं है। जब आप अपने पैर का, हाथ का, दांत का एक्सरे कराने जाते हो, तो वह एक्सरे की मशीन की जो रेस तुम्हारी दांत पर गिरती है, तुम्हारे दांत को चकनाचूर नहीं करती है, तुम्हारी हड्डियों को चकनाचूर नहीं करती, बस वो तुम्हारी फोटो खींच के तुम्हें वापस भेज देती है। तो तुम्हारी बोन्स जिस फॉर्म में अंदर मशीन में गई थी, उसी फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो ये दो चीजों का डिफरेंस समझ में आया? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको जिस भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का मास निकालना हो, उस एलिमेंट का सैंपल मशीन के अंदर रख दो। इस मशीन के अंदर उस सैंपल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है। इतनी तेज स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स आकर उस सैंपल को मारते हैं कि सैंपल के एटम के चिथड़े उड़ जाते हैं। अब देखो, यह बात तो अपने से किसी से नहीं छुपी है कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? ये बात हमसे बिल्कुल नहीं छुपी कि गंगाधर शक्तिमान है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? ये बात हमसे बिल्कुल नहीं छुपी है कि कृष्ण कृष्णा है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ चलो, ये बात तो हमसे नहीं छुपी है ना कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। आजकल तो और बहुत सारी चीजें आ गई, पॉजिट्रॉन और इसकी ट्रॉन और अल्ट्रॉन और इसकी ऐसा का पैसा ट्रॉन, पता नहीं क्या क्या आ गया। लेकिन फिर भी जनरल तीन बातें होती हैं कि हमारा जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बीम जब आपके मैटर के सैंपल को मारती है, तो उसके अंदर मौजूद जो एटम होता है ना, आपका मैटर का जो एटम है, जैसे मान लो आपने उसके अंदर कार्बन रख दिया, तो कार्बन के एटम को फोड़ देगी। फोड़ने से क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकले, ये मशीन उसके नंबर को काउंट करती है कि एक एटम से कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पर आपको एग्जैक्ट मास दे देती है कि इस मैटर में जो आपने सैंपल एक्सपेक्ट किया था या जो आपने एटम एक्सपेक्ट किया था, ये एटम का मास फॉर एग्जांपल 12 AMU है या 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम है। वो आपको एग्जैक्ट वजन दे देगी। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन बेटा 19वीं सेंचुरी सन 1802 में, 1803 में जब डाल्टन ने एटम के बारे में पहली बार बताया था, इनके पास में मास स्पेक्ट्रोमीटर थोड़ी था। तो क्या हुआ, इन 19वीं सेंचुरी साइंटिस्ट uses relative atomic mass method to find the mass of an atom। एक एटम के मास को पता लगाने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। एंड initially hydrogen was chosen as the standard element, और शुरुआत में हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना गया क्योंकि हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम था, बिकॉज इट इज द सिंपलेस्ट एटम। बिकॉज हाइड्रोजन आपका जो है वो सिंपलेस्ट एटम है, बिकॉज हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम, देयरफॉर दे गेव हाइड्रोजन S1 मास। हाइड्रोजन को इन्होंने क्या वैल्यू दे दी, 1, एंड दिस 1 इज विदाउट यूनिट। यानी उनके हिसाब से
हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1। सर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन तो इस दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एटम है, सबने माना हाँ भैया। और आज की तारीख में तो ये प्रूफ भी हो गया है। आज की तारीख में आप और मैं जानते हैं कि हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन और केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस दुनिया में का सबसे सिंपलेस्ट एटम हाइड्रोजन है। पुराने जमाने के साइंटिस्ट को भी ये मालूम था कि हाइड्रोजन सबसे हल्का, सबसे छोटा पार्टिकल है इस दुनिया का। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, तो उनको मालूम था कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एटम है, सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि अब हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट मानेंगे और हाइड्रोजन का मास क्या मानेंगे 1। सर इसकी यूनिट ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम कुछ ना, केवल 1। अब सर रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब समझ में नहीं आया। भाई मुझे एक बात बताओ, आप बाजार में पुराने जमाने में लेट से सब्जी खरीदने गए। अब मान लो आप में से कोई एक बच्चा है जिसने कि 11th एंड 12th मैथ से करी है, फिर जेई का एग्जाम दिया, जेई क्लियर हो गई, आईआईटी करी, एंड आईआईटी करने के बाद आपने एक बढ़िया फ्रूट का ठेला खोला। अब आपने फ्रूट का ठेला खोला, सुबह सुबह का टाइम था, फ्रेश वाटरमेलन, फ्रेश ऑरेंजेस, फ्रेश मैंगोस, फ्रेश ग्रेप्स, फ्रेश चीकू, फ्रेश पाइनएप्पल, है ना, बहुत सारे ऐसे फ्रेश ड्रैगन फ्रूट, फ्रेश कीवी, फ्रेश एवोकाडो, ये सब आपने लिए और आप घर से निकल गए। अब जब आप घर से बहुत दूर ठेला लेकर आ गए तो एक कॉलोनी में एक आंटी आई, बोली बेटा ऑरेंजेस कैसे दिए? आपने कहा 20 रुपए किलो। आंटी ने कहा बेटा 5 किलो ऑरेंज दे दे। अब आप जैसे ही अपना डिजिटल बैलेंस ढूंढ रहे हो ठेले पे, अरे बाप रे, डिजिटल बैलेंस तो घर पे भूल गए। तुम्हारा बच्चा सुबह डिजिटल बैलेंस पर अपनी पॉटी का वजन कर रहा था। उसने पॉटी करी और पॉटी नाप रहा था कि भैया मैंने कितने केजी, कितने ग्राम पॉटी करी। तो वो मस्ती मजाक में तुम्हारा वेइंग बैलेंस तो घर पे रह गया। आप क्या करें, अब क्या करें? तो तुमको याद आया कि तुम्हारी बेटी एक वाटरमेलन को उठाकर खेल रही थी, ले बच्चा करके उसके साथ खेल रही थी, और उस वाटरमेलन को उसने मजाक मजाक में वो डिजी बैलेंस पे रख दिया था। तो आपको याद आया कि अरे वो जो तरबूज जो मेरी बच्ची खेल रही थी, वो तरबूज एग्जैक्टली 12 किलो का था। आपको क्या ध्यान आया? आपको ध्यान आया कि आपकी बच्ची जो तरबूज के साथ खेल रही थी, वो तरबूज, वो वाटरमेलन एग्जैक्टली 12 केजीज का था। तो आपने बोला अरे भैया, क्योंकि ये 12 केजीज में नाप चुका हूं, ये 12 किलो का तरबूज में नाप चुका हूं, आप इस तरबूज के 12 इक्वल टुकड़े कर देते हो। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने इसके 12 इक्वल पीसेस कर दिए, एकदम बारीकी से नाप नूप के 12 टुकड़े कर दिए। तो मुझे बताओ एक टुकड़े का वजन कितना होगा? सर 1 केजी होगा। आ गया मजा? अब आप क्या करोगे? अब आप अपने ठेले के नीचे देखोगे तो आपके ठेले के नीचे वो पुराना वाला जो तराजू आता था, ठेले के नीचे आपने देखा कि आपका पुराना वाला तराजू पड़ा हुआ, ये रहा, ये रहा। तो आपने क्या करा? इसको उठाया, आपने देखा अभी कांटा इसका बिल्कुल बीच में है, यानी बैलेंस्ड है। आपने इसको बैलेंस किया। फिर आपने यहां पर क्या किया? क्योंकि वो आंटी ने आपसे 5 किलो संतरे मांगे थे, तो आपने यहां पर क्या किया? 1 2 3 4 और 5 वाटरमेलन के टुकड़े रख दिए। ये आपने यहां पर 5 वाटरमेलन के टुकड़े रख दिए, ये देखो। तो यहां का किलो कितना हो गया? 5 किलो, क्योंकि एक टुकड़ा 5 किलो का है। फिर आपने क्या करा? फिर आपने आंटी को ऑरेंजेस देने के लिए यहां पर ऑरेंज चढ़ाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, यहां पर 40 ऑरेंजेस चढ़ गए। तो यहां पर 40 ऑरेंजेस का वजन 5 किलो हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 वाटरमेलन है। तो यह हो गया रिलेटिव वेट निकालना, तरबूज की मदद से संतरों का वजन करना। इससे आपको यह मालूम पड़ गया कि 40 ऑरेंजेस जो हैं, 40 ऑरेंजेस 5 केजी के हैं। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहां पर आपने 5 वाटरमेलन के पीस रखे थे।
तो आपने वाटरमेलन का इस्तेमाल करके ऑरेंजेस का वजन निकाला, वाटरमेलन का इस्तेमाल करके ऑरेंजेस का वजन निकाला। समझ में आया सब लोगों को बात? सबको बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये लोग क्या करते थे साइंटिस्ट, इन्होंने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था, इन्होंने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था। तो ये हाइड्रोजन की मदद से बाकी सारे एलिमेंट का मास निकालने लगे। बट लेटर ऑन क्या होने लगा कि इन्हें पता चला कि यार हाइड्रोजन तो इतना ज्यादा स्टेबल आइसोटोप नहीं है, हाइड्रोजन तो इतना ज्यादा मजेदार आइसोटोप नहीं है। तो इन्होंने बोला एक हमको सबसे पहले एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जो लंबे समय तक अगर पड़ा रहे तो खराब नहीं होगा। सो देयरफॉर लेटर ऑन कार्बन का 12 आइसोटोप, कार्बन का 12 आइसोटोप दैट इज कार्बन 12, यानी अभी आप सिंपल कार्बन मानो, was taken as a standard, was taken as the standard element। यानी फिर बाद में क्या किया गया, हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन को स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर माना जाने लगा। एंड यहां पर इन्होंने देखा, ये सब लोग इस बात को जानते थे, दे ऑल नो, सारे साइंटिस्ट इस बात को जानते थे दैट कार्बन वॉज 12 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। कार्बन जो था वो लगभग हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा हैवी था। सो देयरफॉर इन्होंने क्या बोला कि यार कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, इन्होंने क्या बोला, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा, जिसकी वैल्यू निकलकर कितनी आई 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। ये इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंटली निकाला। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत जोड़ घटाव तोड़ फोड़ करके, बहुत मेहनत करके कार्बन के एक एटम का मास निकाला। अब ये बात सब जानते थे कि कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना हैवी है, कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना हैवी है। यानी इस दुनिया का वो एटम जो सिंपलेस्ट है उससे 12 गुना हैवी है आपका कार्बन। सो देयरफॉर 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, यानी अगर मैं कार्बन एटम के मास का 12 टाइम्स डिवाइड कर दूं, यानी उसको 12 टाइम्स तोड़ दूं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 12। तो ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। ये वैल्यू आएगी इतनी, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने इस वैल्यू को नाम दे दिया, हेंस एक नाम दे दिया एटॉमिक मास यूनिट। यानी साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर आप और मैं मिलकर किसी एक एटम के मास को ऐसा लिखें, या किसी एक एटम के मास को ऐसा लिखें ग्राम्स में, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है। कब तक 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23 लिखेंगे, कब तक 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 लिखेंगे ना, हमको मजा नहीं आया। तो उन्होंने एक नई यूनिट बना दी, एटॉमिक मास यूनिट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नई यूनिट बना दी जिसका नाम लिख दिया एटॉमिक मास यूनिट। एंड इन लोगों के हिसाब से 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है दैट व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो आप बोलेंगे इट is the 1/12th mass of, it is the 1/12th mass of कार्बन एटम। आपके कार्बन एटम के मास का 1/12 1 AMU है। तो इस हिसाब से देयरफॉर आपका एक कार्बन का एटम इज इक्वल टू 12 AMU।
एक कार्बन का एटम किसके बराबर है? 12 AMU के बराबर है। क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बात मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहां पर हमें मालूम पड़ा, सो देयरफॉर अगर मेरे पास में एक एटम हाइड्रोजन का है, अगर मेरे पास में 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन है जिसका वजन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, सो देयरफॉर इसका मास AMU में क्या होगा? इसका मास AMU में क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है आपको, आप सब लोग जानते हो कि 1 AMU मतलब कितने ग्राम? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप इस वैल्यू को, सो देयरफॉर आपको क्या करना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हाइड्रोजन को डिवाइड कर देना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की वैल्यू से। ये कट जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगी 1.007 AMU। सो देयरफॉर हाइड्रोजन का मास कितना हो गया? सो देयरफॉर दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? अच्छा, यहां पर स्टार बनाएंगे, यहां पर सब लोग स्टार बनाएंगे और एक पॉइंट लिखेंगे दैट नाउअडेज AMU को और छोटा नाम दे दिया गया है। एटॉमिक मास यूनिट को लिखा जाता है U से। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब आप देखो, आप अगर ये वैल्यू लिखोगे तो आपका कैलकुलेशन टफ होगा। अगर आप हाइड्रोजन की ये वैल्यू लिखोगे तो हाइड्रोजन के एक एटम की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन की वैल्यू केवल 1 मान लोगे तो आपका कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। तो एक्चुअली AMU या एटॉमिक मास यूनिट इज जनरली यूज्ड to simplify, it is generally used to simplify the calculations। जो बड़े बड़े टेडियस कैलकुलेशन साइंटिस्ट लोग करते हैं ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे लिए, ताकि हमें ये वैल्यू इजीली याद हो जाए। जैसे अभी आप फटाफट बोलते हो सर हाइड्रोजन का मास 1, फिर आप बोलते हो सर फ्लोरीन का मास 19, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, अपना क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 81, आयोडीन का 127, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32। तो अभी जो फटाफट ये जो सबके मास बोल रहे हो, आयरन का 56.6, कैसे बोल रहे हो? ये सब जो वैल्यू है ये AMU में, इजी टू लर्न, वरना प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए, हमारी फट जाती है अगर हम इतने टफ चीजें याद रखते तो। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी भी तरीके की? पक्की बात, 100% क्लियर है सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ लो मेरे भाई, ठीक है? पक्का? चलिए ग्रेट। तो विद दिस हम आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करेंगे और अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर मास, फॉर्मूला मास, और ये करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे हमारे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे प्यारे बच्चों, अनअकैडमी पर द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चालू है और इसके अंदर आपको कोड डालना है MP20, ताकि आप लोगों को 1 मई से 3 मई के बीच में रजिस्टर करने पर अनअकैडमी का 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल सके। तो ये मेरी आप सभी लोगों से दिली रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को अपने दोस्तों तक भी सर्कुलेट करें और आप लोग तो एटलीस्ट इस चीज का फायदा उठाएं। चलिए ग्रेट, अब मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।